हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन स्क्वाड हमारे यूट्यूब चैनल में। आज साइंस का PYQ क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। जितने भी 2025 में आए हुए ग्रुप डी के क्वेश्चंस हैं, आज मैं इसका सेट लेके आ गया हूं। और ये 27 नवंबर के जो शिफ्ट हुए थे, ये फर्स्ट शिफ्ट का सवाल है। ये सारे सवाल फर्स्ट शिफ्ट के ही हैं, 27 नवंबर वाले। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपको बोला गया है, एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है यदि 3 सेकेंड तक, यहाँ दोस्तों मिसप्रिंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ 3 सेकेंड होगा, ठीक है। 3 सेकेंड तक गिरता है और जी का मान जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका अंतिम वेग क्या होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों का मान दिया हुआ है, सबसे पहले उसको देखेंगे हम लोग। तो टाइम का मान दे दिया है दोस्तों 3 सेकेंड। उसके बाद आपको जी का मान दिया हुआ है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। आगे नेक्स्ट दिया गया है आपको, इसका अंतिम वेग पूछा गया है, वी का मान दिया गया है आपको, वी का मान निकालना है आपको। और आपको यू का मान दिया है, जब ऊंचाई से गिराया जाता है तो जब शुरू में कोई गति नहीं है तो यू का मान क्या ले लेंगे, 0। आपसे पूछा गया भी का मान क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले समीकरण को देखेंगे हम लोग। गति के समीकरण में सबसे पहले आपको यू, भी, जी और टी में संबंध ज्ञात करना है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि इन चारों में संबंध कौन सा फॉर्मूला देता है। तो अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो भी बराबर क्या आता है, यू प्लस जी टी। यू प्लस जी टी अर्थात भी का मान आपको निकालना है, यू का मान 0 है, जी का मान दिया है 10। 3 सेकेंड तक हमारी गति रही हुई है, इतना 3 सेकेंड तक हमारा गिरता है वस्तु, तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस 10 3 30, अर्थात वी का मान जो आया 30 मीटर पर सेकेंड, अर्थात आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि साबुन की मार्जन क्रिया में मीसेल्स की क्या भूमिका होती है। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा, मीसेल्स होते क्या हैं। आइए पहले मीसेल्स को देखते हैं एक बार। मीसेल्स क्या हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। मीसेल्स साबुन के अणु होते हैं, ध्यान रखिएगा। मीसेल्स क्या होते हैं, साबुन के अणु होते हैं। मीसेल्स साबुन के अणु होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। 2 सिरा होता है मीसेल्स में, एक ध्यान रखिएगा, जल के विलय एक सिरे को जलरागी कहते हैं। जलरागी दोस्तों वो कहते हैं जिसे उसे कहते हैं जो जल को अपने अंदर खींचता है, तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं, यानी जो जल से दूर भागता है। एक जल को अपने अंदर खींचता है और दूसरा एक जल से दूर भागता है। जब साबुन जल की सतह पर होता है तो इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जो है जल के अंदर होता है। आयनिक सिरा ध्यान रखिएगा, जल के अंदर कौन होगा, आयनिक सिरा जल के अंदर होगा। उसके बाद कह रहा है कि जबकि हाइड्रोकार्बन की पूंछ जो दूसरा छोर है वो जल के बाहर होता है। मिसेल्स का यहाँ पे आपको संरचना दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये मैल हटने के लिए साबुन का प्रभाव ये मिसेल्स ही है। मिसेल्स का ये पूरा फिगर है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिसमें इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जो दिख रहा है आपको जल के बाहर होता है। हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर होता है। ये मान के चलिए जल है, यहाँ जल है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड। और ये किनारे पे जो आपको दिख रहा है ये सब जो है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है ये जल के बाहर में है। जल के अंदर में ये वाला पॉइंट है जो बीच में मैंने जिसको हाईलाइटर किया हुआ है। इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल से बाहर बना होता है। ऐसे अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिससे जल विरागी गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है। गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है कौन, जल विरागी। जल विरागी का मतलब होता है जल को भगाने वाले, जल से दूर भागने वाले। जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इसी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ देखिएगा, यहाँ हम लोग इसको क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मिसेल। इस संरचना को ही क्या कहा जाता है, मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में साबुन मिसेल के रूप में जो है साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तैलीय मैल जो होता है मिसेल के केंद्र के अंदर स्थित होते हैं, माने अंदर एकत्र होते हैं।
मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन जो है आयन में क्या होता है, विकर्षण के कारण ये अक्षेपित नहीं होते हैं और इसके कारण मिसेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैल बाहर निकल जाता है जब कोलाइड के रूप में ये बने रहते हैं और मिसेल जो होता है मैल मिसेल के केंद्र में चले जाते हैं और फलस्वरूप वहां से साबुन की मिसेल जो प्रकाश को परिकीर्णित कर देते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है और सारे मैल बाहर निकल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसको आप लोग आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, साबुन में मार्जिन क्लीनर मिसेल की भूमिका क्या होती है दोस्तों? मिसेल की भूमिका होती है कपड़ों में तेल और गंदगी को ट्रैप करना और उसको हटाना, मैल को साफ करने के लिए ही मिसेल का काम होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगले क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन में पूछा गया है, लेंस की शक्ति को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, लेंस की शक्ति जिसको हम लोग पावर बोलते हैं, फॉर्मूला होता है P बराबर 1/F। ध्यान रखिएगा, लेंस का शक्ति का फॉर्मूला अगर कोई पूछे तो P बराबर होता है 1/F। इसका मतलब क्या हुआ, 1 जहां क्या है मीटर में है, ये लंबाई है, ये फोकस दूरी है। F को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी। F को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। P को हम लोग बोलते हैं पावर यानी शक्ति। ध्यान रखिएगा, लेंस की शक्ति को किसके रूप में परिभाषित किया जाएगा? तो क्या कर रहा है, इसकी फोकस दूरी का वर्ग। क्या ये फोकस दूरी का वर्ग है क्या? बिल्कुल नहीं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा पहला। मीटर में इसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम, बिल्कुल मीटर में फोकस दूरी होना चाहिए और उसका उल्टा होना चाहिए। तो अगर परिभाषा की बात करें यहाँ हम, तो सबसे पहले परिभाषा में हम लोग देखेंगे कि इसको अगर परिभाषित किया जाए कि लेंस की शक्ति क्या होती है, तो लेंस की जो शक्ति होती है, क्वेश्चन पूछता है कि लेंस की शक्ति किससे मापी जाती है, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की शक्ति कहते हैं। लेंस की शक्ति कहते हैं और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा की बात करें तो डायप्टर होता है। डायप्टर होता है या इसको हम लोग मीटर इनवर्स भी कहते हैं। मीटर इनवर्स भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इसकी फोकस दूरी का पूर्णांक गुणांक बिल्कुल नहीं। आपका आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? बी। आपका आंसर कौन सही है? बी। यहाँ ध्यान रखिएगा व्युत्क्रम है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ, ये होगा व्युत्क्रम। हालांकि नीचे मैंने लिख के समझा दिया हुआ है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की शक्ति कहा जाता है। लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक यदि पूछता है तो डायप्टर होता है या फिर इसको मीटर इनवर्स भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये कार्य के बारे में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, कार्य जिसको हम लोग वर्क बोलते हैं, कार्य के बारे में कहा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पहला पॉइंट कथन में कहा गया है कि किया गया कार्य केवल धनात्मक ही हो सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कार्य 3 टर्म हो सकते हैं, कार्य के तीनों टर्म होते हैं। कार्य धनात्मक भी हो सकता है, कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है, कार्य 0 भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कार्य धनात्मक कब होगा? जब वस्तु, कार्य का फॉर्मूला रखिएगा ध्यान से, F × S cos थीटा, Fs cos थीटा। कार्य बराबर क्या होता है? Fs cos थीटा। Fs cos थीटा में आपको ध्यान रखना है थीटा का मान या तो 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री, यही दो ले सकते हैं। थीटा का मान 0 डिग्री या 90 डिग्री ले सकते हैं। कार्य धनात्मक कब होता है, इधर समझते हैं। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में कार्यरत हो, एक ही दिशा में
कार्यरत हो तो कार्य को धनात्मक माना जाता है। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा माइनस में कार्य शून्य कब होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि कोई वस्तु में, ये इसका विपरीत होगा, ध्यान रखिएगा। बल और विस्थापन जब एक ही दिशा में काम नहीं करेंगे तो कार्य को ऋणात्मक माना जाएगा। यदि, ये फर्स्ट केस, ये विपरीत पॉइंट वाला सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट को समझिए, यदि कोई भी वस्तु पर बल लग रहा है, यदि बल लगा और वस्तु में विस्थापन नहीं हुआ, ध्यान रखिए, यदि बल लगा और विस्थापन नहीं हुआ तो इस कार्य को शून्य माना जाता है। जैसे मान के चलिए ये दीवार है, बात समझिएगा ध्यान से। यहाँ एक बच्चा खड़ा है और ये बच्चा इस दीवार को धकेल रहा है। यदि दीवार आगे की तरफ नहीं घसकी या आगे की तरफ ये धकेल नहीं पाया तो पूछेगा कि यहाँ कार्य का मान क्या होगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि एक बच्चा खड़ा है और उस, मान के चलिए, एक दीवार को धक्का दे रहा है, यदि दीवार आगे न बढ़े तो इस कार्य को हम लोग शून्य मानेंगे। बात क्लियर हो गया होगा दोस्तों। जैसे कोई व्यक्ति है, ये सवाल मान के चलिए एक लड़का है और ये अपने सर पे बोझ लेके खड़ा है। दोस्तों जब ये खड़ा है तो इसमें कोई मूवमेंट हो नहीं रहा है, ये केवल किसी वस्तु को अपने सर के ऊपर बोझ लेके खड़ा है, तो इस स्थिति में कार्य को शून्य माना जाता है। अगर ये व्यक्ति अपने सर पे बोझ लेके चल रहा होता तब हम बोलते कि कार्य हो रहा है। ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीके से आपको अब समझ में आ गया होगा। कार्य तीनों हो सकते हैं, कार्य धनात्मक भी हो सकता है, कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है, कार्य शून्य भी हो सकता है। कार्य का अधिकतम मान कब होगा, जब दोनों बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में कार्य कर रहे हो और थीटा का मान यहाँ पे दोस्तों 0 डिग्री हो। बात समझ में आ गया होगा। जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है तब वहां कार्य शून्य हो जाता है। चलिए, उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किया गया कार्य केवल धनात्मक हो सकता है, नहीं, गलत हो गया। किया गया कार्य केवल ऋणात्मक हो सकता है, बिल्कुल नहीं। किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं, बिल्कुल। आपको अभी हमने यहाँ समझा दिया हुआ है। बल एवं विस्थापन यहाँ पे एक ही दिशा में यदि लगे तो धनात्मक माना जाएगा, विपरीत में लगे तो ऋणात्मक माना जाएगा। और बल लगाया गया और वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ, तो उसको हम लोग शून्य मानते हैं। किया गया कार्य बल और विस्थापन में निर्भर नहीं करता, यह तो बिल्कुल ही कथन गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि कार्य बल और विस्थापन पे ही डिपेंड करता है। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत से दोस्तों विलयन की सांद्रता को ज्ञात किया जाता है। किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, बिल्कुल द्रव्यमान के हिसाब से भी हम लोग गणना कर सकते हैं। और आयतन से भी हम लोग आयतन प्रतिशत से भी हम लोग यहाँ पे सांद्रता को ज्ञात करते हैं। लेकिन आपका जो ये ऑप्शन सी दिया है, विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, यूनिट सेम है तो निकाला जा सकता है, लेकिन आयतन और द्रव्यमान से हम लोग सांद्रता को नहीं ज्ञात कर सकते हैं। आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल, अस्थमा। अस्थमा आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अस्थमा कहा जाता है दामा को अस्थमा कहा जाता है। ये श्वास की बीमारी है। और इस श्वास की बीमारी में इसमें पूछा गया है कि कौन सा भाग को यह प्रभावित करता है। तो ध्यान से रखिएगा दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। ये ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स को यहाँ पे ये प्रभावित करता है। आइए देखते हैं ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स होते कौन है। ये देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा, श्वसनम स्वनिकाएं। यहाँ पे जो आपको ये दिख रही है, सॉरी, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बता देते हैं। ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स होती है, देखिए ध्यान से, श्वसनी और स्वनिका यहाँ होती है। देखिए यहाँ श्वसनी और श्वसनिकाएं यहाँ होती हैं। ये देखिए ये ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स हैं। यहाँ आपको जो ये दिख रहा है, हमने हाइलाइटर कर दिया हुआ है, ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको ये अस्थमा होगा तो ये इसी पार्ट में सूजन हो जाते हैं।
यही पार्ट आपका सूज जाता है और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, आपको हाफ होने लगेगा, सांस फूलने लगेंगी। यही होता है दामा में, ये आपका इसके लक्षण है। और आपको पूछेगा कि कौन सा अंग प्रभावित करता है, तो श्वसनीय और श्वसनिकाएं, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये श्वसन तंत्र किस भाग को प्रभावित करेगा, तो ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स को प्रभावित करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सक्रियता की श्रेणी में कौन सा मध्य में आता है, मध्य में निष्कर्षित की जाती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं पहले सक्रियता की श्रेणी मध्य में कौन सा है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं के अगर कैटेगरी में देखा जाए दोस्तों, ये टेबल आपके लिए सब भी, अब जितना भी लगा लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक ये क्वेश्चन रहते हैं, लगातार पेपर में अभी पूछे जा रहे हैं, आगामी एग्जाम में भी आपको काम आएंगे। सक्रियता की श्रेणी को देखा जाए तो धातुओं की जो सापेक्ष अभिक्रियाशीलताएं जो दी हुई हैं, आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु में अगर देखा जाए तो पोटेशियम है, सोडियम है और कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये चार जो धातुएं हैं सबसे अधिक अभिक्रियाशील की श्रेणी में आती हैं, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं यही है। इसमें पूछा गया है आपको कि बीच में कौन आता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बीच में आपको जो हाईलाइटर किया हुआ है दोस्तों, यहाँ दिख रहा होगा, आयरन जो होता है सबसे बीच में, बीच की सबसे क्रियाशील धातु है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा अभिक्रिया कौन करता है, सबसे माने किसी भी चीज से अभिक्रिया करने की शक्ति पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम में होती है। मैग्नीशियम में, एल्युमिनियम और जो दोस्तों लोहा है, ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम, जिंक और लोहा, ये सब दोस्तों ये भाप से अभिक्रिया करते हैं, जलवाष्प से अभिक्रिया करते हैं, इसमें भाप से अभिक्रिया करते हैं। ये जल से अभिक्रिया करने में सबसे तीव्र होते हैं। ये जल से अभिक्रिया कौन कौन करेगा, तो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। अब सबसे कम अभिक्रियाशील की श्रेणी में अगर कोई है तो वो होता है दोस्तों सोना, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, इसमें जंग भी नहीं लगते हैं, चांदी और सोना। और विद्युत के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होता है कहाँ दोस्तों, तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है सबसे ज्यादा चांदी में। विद्युत धारा का प्रवाह सबसे अधिक कहाँ होता है दोस्तों, ये होता है चांदी में। विद्युत धारा का प्रवाह सबसे अधिक कहाँ होगा, चांदी में, ध्यान रखिएगा। और सोना सबसे आघातवर्धन तत्व है या तन्य तत्व है, तत्व धातु है। मरकरी के बारे में क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है, एकमात्र धातु जो है मरकरी है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है, मरकरी है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मरकरी को पारा बोलते हैं, और पारा यदि किसी धातु में मिला दिया जाए तो उसका जो अयस्क बनता है उसको अमलगम कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अमलगम बोलते हैं। अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, अब सभी चीजों को मैंने इसमें क्लियर कर दिया हुआ है। सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये दोस्तों टेबल में भी आते हैं, बोलता है कि अभिक्रियाशीलता के क्रम में अवरोही क्रम में सजाएं या आरोही क्रम में सजाएं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छी तरीके से इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन जितने बनते हैं इसमें से मैंने बता दिया हुआ है। सबसे कम अभिक्रियाशील में आता है लेड, शीशा को ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाकी चीजें आपको क्लियर दिख रही होंगी अच्छी तरीके से। चलिए चलते हैं, इसका क्वेश्चन का आंसर पता करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता की श्रेणी के मध्य में है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान से। ऊपर में कितने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 को ऊपर और 6 को नीचे, ध्यान रखिएगा, 6 को नीचे। बीच में कौन आ रहा है, एफ। एफ का मतलब होता है आयरन, आयरन माने लोहा। तो जो दोस्तों लोहा है वो बीच की धातु है, ध्यान रखिएगा। आपका आंसर कौन हो जाएगा, डी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे अभिक्रियाशील में सोडियम और पोटेशियम आते हैं, सोना सबसे कम अभिक्रियाशील में आता है, लोहा बीच में आता है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है, एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाएगी मुद्रित सामग्री पर, कोई भी सामग्री यहाँ पे ले लीजिए। मुद्रित सामग्री मतलब कुछ लिखा हुआ है इस पर, मुद्रित का मतलब मान के चलिए यहाँ पे आम लिखा हुआ है, ये मुद्रित है पहले से। इसमें कहा गया है इस पर एक मोटी कांच रख दीजिए, मान के चलिए ऊपर हमने कांच रख दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने कांच रख दिया,
कांच रखा हुआ है तो इसके अक्षर जो हैं ये उभरे दिखे, मतलब कुछ ऊपर उठे हुए दिखाई दे रहे हैं, उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसे किसके कारण होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु टेढ़ा मेढ़ा, कोई भी वस्तु टेढ़ा मेढ़ा, तिरछा, तिरछा, ऊपर उठा हुआ, ऊपर उठा हुआ, ये सभी चीजें किसी भी प्रकार का टेढ़ा मेढ़ा, तिरछा, ऊपर उठा हुआ दिखाई दे तो ये घटना होता है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान रखिएगा। ये होता क्यों है, आइए इसको समझाते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की घटना जो होती है, ध्यान रखिएगा, ये कांच का एक आयताकार स्लैब है, ये ऊपर से मैंने यहाँ देखिए ध्यान से, इसको देखते हैं फिर से एक बार। कांच की एक आयताकार स्लैब है, ये आयताकार स्लैब हमने ले लिया। उसके बाद ध्यान रखिएगा, कांच की एक आयताकार स्लैब हो गई, इस पर एक सीधी लाइन, ये हमने यहाँ अभिलंब डाला हुआ है, अभिलंब डाल दिया, ये अभिलंब है, आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से देखते हैं। आइए फिगर से ही समझते हैं। कांच की एक आयताकार स्लैब, रफली समझ लीजिए, ये इसका एक अभिलंब, यह ध्यान रखिएगा एक अभिलंब, ये देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नॉर्मल है। मान के चलिए वस्तु यहाँ ऊपर वायु है, वायु से कोई चीजें कांच में जा रही है, माध्यम होते हैं दोस्त, ध्यान रखिएगा, माध्यम होते हैं। सबसे पहले इन चीजों को समझने के लिए माध्यम को जानना जरूरी होगा। माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल और सघन माध्यम को समझने के लिए आपको सबसे पहले देखना खुला, कोई भी चीजें खुली चीज, जैसे खुला आकाश हो, जिसमें मतलब वायु जैसे है, वायु सबसे विरल माना जाता है। तो कोई भी चीज, कोई भी प्रकाश की किरणें अगर वायु से कांच में जाती हैं तो कांच होता है सघन माध्यम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कांच बिल्कुल सघन होता है। इसका मतलब है कि उसमें से वायु कण, धूल कण पास नहीं कर सकते हैं, और जहाँ धूल कण खुले में घूमते रहते हैं उसको हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। और जहाँ जैसे मान के चलिए कांच में अगर हम बाहर से कोई चीजों को घुसाएं तो घुसने में बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है, अर्थात कांच हो गया सघन माध्यम। ध्यान रखिएगा। तो कोई भी वस्तुएं यदि सब विरल से सघन में जाती हैं तो आपके पास दो केस बनते हैं, आपके पास दो केस बनेंगे, ध्यान रखिएगा। यह नॉर्मल अभिलंब आपका हो गया। आने वाली किरण दो तरीके से आएंगी, ये हो गई आने वाली किरण, और ये अभिलंब को पार करके दूसरे माध्यम में घुसने वाली किरण हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा। तो आने वाली किरण को हम लोग यहाँ अगर देखें तो आपतित बोलते हैं, आपतित किरण। ये दूसरा जो आप दूसरे माध्यम में ये किरण जा रही है इसको हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब, अगर नियम की बात करें तो ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, इसका आपतन बिंदु है, ध्यान रखिएगा। तो यदि किरण वायु से कांच में जाएगी, यानी कि किस में आ रही है, विरल से सघन में आ रही है। मतलब एक बात अच्छी तरीके से समझिए कि कोई भी किरणें यदि वायु से कांच में जाएंगी तो कांच में जाने के लिए उसको झुकना पड़ेगा, तब वो घुसेगी धीरे धीरे करके। अर्थात केस बनेगा कि वायु से कोई वस्तु कांच, कोई भी किरण प्रकाश की अगर कांच में जाती है तो वो तिरछा हो जाती है, यानी कि अभिलंब की ओर सटती है। डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग जब इसको हम कंसेप्ट में पढ़ाएंगे तो आपको प्रकाश का अपवर्तन के जितने भी कंसेप्ट हैं एक ही बार में हम आपको सब पढ़ा देंगे। अभी फिलहाल के लिए समझ जाइए, ये आपका शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। टेढ़ा मेढ़ा, तिरछा या ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है तो ये घटनाएं प्रकाश का अपवर्तन कहलाती हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से दो क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा, हीरा का चमकना, हीरा का चमकना, हीरा का चमकना और ऑप्टिकल फाइबर, ये दो बहुत ही फेवरेट सवाल
ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और आपका हीरा का चमकना, हीरा किस घटना के कारण चमकता है, तो आपको ध्यान रखना है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। दोस्तों क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। प्रकाश का परिकिरण क्या होता है, तो प्रकाश में जो रंग की घटनाएं होती हैं, जैसे सूर्य का लाल रंग, उगते या डूबते समय लाल रंग होना, आकाश का नीला दिखाई देना, ये सब घटनाएं प्रकाश के परिकिरण की घटनाएं हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। वो कि इसमें आपको मोटा मोटी सवाल पूछने का मेन मकसद क्या है कि शैवाल जो है किस विधि द्वारा अपना प्रजनन करते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये खंडीभवन जो ये आपका फ्रेगमेंटेशन दिया हुआ है, शैवाल इसी विधि के द्वारा अपना प्रजनन करते हैं। मुकुलन दोस्तों 2 पॉइंट, मुकुलन द्वारा किसका प्रजनन होता है, हाइड्रा और ईस्ट और हाइड्रा मुकुलन के द्वारा अपना प्रजनन करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण किसके द्वारा, बीजाणु निर्माण के द्वारा प्रजनन करता है स्पाइरोगैरा, ध्यान रखिएगा, स्पाइरोगैरा बीजाणु निर्माण के द्वारा अपना प्रजनन करते हैं। परागकण दोस्तों फूल में होता है, ध्यान रखिएगा, फूल का नर भाग परागण है, फूल का नर भाग परागण भी 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, परपरागण, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है, क्या कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं देखा गया। आइए देख लेते हैं इसकी अभिक्रियाओं को। क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान रखिएगा, इसमें कहा गया है कि जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर में, देखिए यहाँ ध्यान से, आपको ये वाला आपको अभिक्रिया दिख रहा होगा, इसमें कहा गया जिंक की छड़ को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालेंगे तो क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर बाहर निकलेगा। इस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको अभिक्रिया ध्यान रखना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉपर सल्फेट को अगर जिंक को यदि कॉपर सल्फेट में डाला जाएगा तो क्या होगा। बात को अच्छी तरीके से समझिएगा, आपको इसमें समझना है, इसका जो निष्कर्ष निकलेगा कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, वो कॉपर को उसके यौगिक से भी स्थापित करते हैं। यहाँ दोनों अभिक्रिया दी हुई है, नीचे भी दिया हुआ है, एक होता है कॉपर क्लोराइड और दूसरा होता है कॉपर सल्फेट, दोनों को यहाँ दे दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, ताकि देखिए यहाँ पे बाहर कौन निकल रहा है, कॉपर, जो बाहर निकलता है वो कमजोर होता है, ध्यान रखिएगा, ये होता है कमजोर और ये होता है मजबूत, जो शुरू में उसको विस्थापित कर दे। इन दोनों में अगर मजबूत कमजोर की बात करेगा तो जेडन यहाँ पे मजबूत है स्थिति में और कॉपर जो है कमजोर स्थिति में है। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस के निष्कर्ष में दिया गया है। क्वेश्चन का पॉइंट देखिए, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं देखा गया। बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन तो देखा गया है, क्योंकि कॉपर सल्फेट के विलयन से यहाँ पे जाके देखिए यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बिल्कुल यहाँ पे परिवर्तन हुआ है। Zn प्लस CuSO4 है तो यहाँ पे हो गया ZnSO4, यानी कहने का मतलब है कि जब इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला गया तो यहाँ से कॉपर विस्थापित हो गया, तो अभिक्रिया तो ही तभी तो विस्थापित हुआ। आगे बात करते हैं, जिंक सल्फेट बन गया जलीय विलयन के रूप में और कॉपर बाहर निकल गया। आइए आगे बात करते हैं, विलयन का तापमान गिर जाता है, ऐसा तो कोई यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ है। अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए उसमें की आवश्यकता थी क्या। देखिए कहीं हीट का पॉइंट दिख रहा है, कहीं इसमें हीट का पॉइंट नहीं। हीट जहां आएगा आपको हीट का सिंबल ध्यान रखना है, जहां हीट रहेगा वहां ये डेल्टा का चिन्ह रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कहीं डेल्टा का चिन्ह नहीं दिया गया, अर्थात उसमें की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ी है, अर्थात आपका डी ऑप्शन भी गलत हो गया, अर्थात आपका आंसर कौन होगा, सी। कॉपर सल्फेट के विलयन को जो ही हमने उसको जलीय विलयन में कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाला तो उसका रंग बदल गया और नीला रंग हो गया और फीका पड़ गया। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, जब ही हम उसमें जिंक डालें उसका रंग कैसा हो गया, फीका पड़ गया, अर्थात आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा आंसर में, बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अभिक्रिया भी मैंने मतलब समझा दिया हुआ है, अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, बिल्कुल।
1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति किलो। यहाँ पे न्यूटन का कोई यूज ही नहीं होता दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी में कोई वोल्ट न्यूटन की जरूरत नहीं है। 1 वोल्ट होता है जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम, ये ध्यान रखिएगा। ये भी पेपर में पूछा गया 1 वोल्ट किसके बराबर है, तो 1 जूल प्रति कूलम के। विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। और छोटा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, और इसकी रीडिंग जो होती है वोल्ट में होती है। अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थात इसका केवल कथन कौन सही होगा, विभवांतर को वोल्ट में मापा जाएगा, केवल एक कथन सही है, बाकी गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। वह कौन से पोल्ट्री पंछी हैं जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है। अंडा उत्पादन के लिए किसको पाला जाता है दोस्तों, तो अंडे उत्पादन के लिए पाला जाने वाला जो मतलब जैसे पोल्ट्री है उसको हम लोग लेयर कहते हैं। ये अंडा उत्पादन के लिए जाना जाता है। और मांस उत्पादन के लिए जाना जाता है बॉयलर। बॉयलर जो है मांस उत्पादन के लिए जाना जाता है। मांस उत्पादन के लिए बॉयलर का उपयोग किया जाता है, और अंडा उत्पादन के लिए लेयर का उपयोग किया जाता है। अर्थात ऑप्शन आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन। कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मकों में विभाजित किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि द्विगुणित का मतलब होता है आधा आधा भाग बटेगा। तो आधा आधा कोशिका का विभाजन किस विभाजन में होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन में। आपका आंसर हो जाएगा डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए सबसे दोस्तों अधिक विविधता पाई जाती है। लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। आइए देखिए समझ लेते हैं। आपके एनसीईआरटी का पॉइंट है, अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा ही प्राप्त की जाती हैं। आपको एनसीईआरटी का पॉइंट है, ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है आपका 16 नंबर। वह कार्यात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है। ये दोस्तों देखिए ध्यान से, उसमें आपको ऐसी चीजों को बताना है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं है। आइए देखते हैं फॉर्मूले को, ध्यान से देखिएगा। एल्कोहल अगर बात करें तो एल्कोहल में देखिए यहाँ पे एल्कोहल का ग्रुप इन समूह, इसका फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड CHO। कीटोन में भी देखिए यहाँ पे CO, यहाँ भी है ऑक्सीजन है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी है COOH में। लेकिन ये देखिए दोस्तों, ये हेलो एल्केन्स हैं। हेलो एल्केन्स में क्या क्या आता है, हेलो का मतलब हेलोजन ग्रुप, हेलो का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17, हेलोजन ग्रुप 17 के तत्व हैं ये सभी। ये वर्ग 17 में आते हैं और पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी चीज़ें होती हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपको कहीं भी ऑक्सीजन नहीं दिखाई देगा, अर्थात हेलो एल्केन्स जो पॉइंट होंगे इसमें कहीं आपको ऑक्सीजन देखने को नहीं मिलेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल अभी हमने फॉर्मूला बताया सिंगल बॉन्ड COOH। कीटोन का भी हमने बताया सिंगल बॉन्ड CO, डबल बॉन्ड CO सॉरी। अल्कोहल का सिंगल बॉन्ड OH। ये तीनों का फॉर्मूला आपको इस तरीके से दिया गया है। हेलो एल्केन्स जो होता है इसमें आपको हेलो एल्केन्स में क्या क्या आएगा, एल्केन ग्रुप के साथ में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लगे दिखेंगे। इसमें कहीं ऑक्सीजन आपको नहीं दिखेगा। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी रासायनिक यौगिक में समान तत्व जो होते हैं सदैव द्रव्यमान के अनुपात में समान होते हैं। यही कहता है निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था दोस्तों, ये प्राउस्ट ने दिया था। ध्यान रखिएगा, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक वृत्त में
निश्चित त्रिज्या के हिसाब से सभी पथ पर गति को करना, ध्यान रखिएगा। निश्चित वृत्तीय गति इसे कहा जाता है। एक निश्चित त्रिज्या को लेंगे और इस वृत्त के चारों तरफ चक्कर लगाते रहेंगे, इसी गति को हम लोग बोलते हैं वृत्तीय गति। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चंस। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। अपने मार्ग पर त्वरित होती है कार। कार तो दोस्तों सीधी घूमेगी, ऐसे कार तो ऐसे चलती जाएगी। तो इस तरीके से अगर कार चल रही है, एक सीधी रेखा में चल रही है, इसको हम लोग वृत्तीय गति नहीं कह सकते हैं। नियत चल से घूर्णन करती हुई पंखे की ब्लेड, बिल्कुल दोस्तों, पंखा कुछ इस तरीके से घूमता है गोल, इस तरीके से ऐसे रहता है, ये इसके डैने हो गए, ये इस तरीके से पंखा घूमता है। एक निश्चित पॉइंट से गोल गोल चारों तरफ घूम रहा है वृत्तीय पथ पर, अर्थात यही नियत चल से घूर्णन करती हुई जो पंखे की ब्लेड है, बिल्कुल एक समान वृत्तीय गति को फॉलो करेगी। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद, इस तरीके से मान के चलिए कोई यहाँ पे बच्चा है, खड़ा है, ध्यान देखिए फिगर में, ये बॉल अपने हाथ में लिया हुआ है, ये इसको फेंकेगा तो बॉल कुछ इस तरीके से जाएगी और यहाँ गिरेगी। तो ये वृत्तीय गति कहाँ हुआ, ये तो परवलयाकार गति हो गई। और पटरी पर जाती हुई ट्रेन, मान के चलिए ये ट्रेन है और ये पटरी हो गया, तो इस पटरी पर ट्रेन चल रही है तो ये सीधी रेखा में जाएगी, ये तो वृत्तीय पथ पर कहाँ गति कर रही है, वृत्तीय पथ पर नहीं जाएगी, ये सीधी रेखा में गति करती जाएगी, अर्थात ये वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है, अर्थात आपका बिल्कुल आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। आशा करता हूं दोस्तों अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में कौन सा पादप ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है। जाइलम देखिए दोस्तों, जाइलम ऊतक का काम है जल का परिवहन करना, जल का परिवहन करना। फ्लोएम का काम है खाद्य पदार्थ एवं खनिज नमन, खाद्य पदार्थों का संवहन करने का पॉइंट है। खाद्य पदार्थ को पादप में कौन लेके जाता है, तो फ्लोएम। जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम। हरित ऊतक जो है यही आपको हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। इसमें देखिए दोस्तों हरित लवक दिया हुआ है। कोलियन कैमा जो होता है ये होता है पादप ऊतक जो प्रकाश संश्लेषण करता है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। दृढ़ ऊतक दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्केलन कैमा ये कठोर ऊतक होता है। पौधों को कठोर कौन बनाता है, यही दृढ़ ऊतक जो होता है स्केलन कैमा सबसे कठोर बनाता है पौधों को। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला सवाल में दिया गया है कुंडली का प्रतिरोध दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि आर का मान आपको दिया है 44 ओम, इसे 220 वोल्ट, बी का मान दिया है 220 वोल्ट। आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली में खपत की गई शक्ति क्या होगी, पावर बताना है दोस्तों। आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, पी आपको शक्ति निकालना है, पावर निकालना है। पी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पी बराबर होता है वी आई टी, वी आई बोलते हैं, पी बराबर वी आई। आइए पहले फार्मूला देख लेते हैं, नहीं हम फार्मूला नहीं लगाया गया है, सॉरी। आइए पी बराबर वी आई बोलते हैं। आपको दिया है वी का मान कितना दिया है, वी का मान दिया है 220 वोल्ट। आई का मान क्या होगा, आई का मान नहीं दिया हुआ, यहाँ से आई का मान हम लोग निकाल सकते हैं। वी और आर दिया हुआ है तो हम लोग आई का मान निकाल लेंगे। आई बराबर क्या होता है, वी बटा आर, आई बराबर होता है वी बटा आर। तो वी का मान कितना हो गया 220 बटा में 44, 44 बचे 220 होता है, यानी कि आई का मान 5 हो जाएगा। तो पी का मान क्या होगा, वी आई 220 वोल्ट और आई का मान यहाँ 5, अर्थात कितना आएगा 1100 वाट, अर्थात आंसर कौन सा आ जाएगा, बी। वी आई बराबर वी बटा आर किस नियम से आया, ओम के नियम से, ओम्स लॉ के हिसाब से, ओम्स लॉ के हिसाब से। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला सवाल आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। क्वेश्चन में कहा गया है पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है। आइए देख लेते हैं। शून्य होने से कौन रोकेगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। पृथ्वी की परिक्रमा वृत्तीय पथ पर होती है तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। तो ध्यान रखिए गुरुत्वाकर्षण बल के लिए गति इतनी अधिक है कि वह स्थिर वेग नहीं बनाए रखता है, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा सी। नहीं सॉरी, ये गलत हो गया पॉइंट। बात करते हैं पॉइंट को अच्छी तरीके से समझना होगा। इसमें कहा गया है
एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकेगा? तो त्वरण शून्य कब होगा? जब वेग शून्य होगा। त्वरण शून्य कब होगा? जब वेग शून्य होगा, और वेग शून्य होगा तब त्वरण शून्य होगा। अर्थात इसमें कहा गया है, पॉइंट को ऑप्शन को देखते हैं, कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है जिसे त्वरण आवश्यक हो जाता है। बिल्कुल गलत है, इसमें हम लोग ऊर्जा के बारे में बात ही नहीं करना है। अगला पॉइंट देखिए, कक्षीय गति के कारण वस्तु का द्रव्यमान निरंतर बदलता रहता है। द्रव्यमान बदलने वाली चीज नहीं है दोस्तों, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहती है। ये बिल्कुल गलत पॉइंट है। सी पॉइंट को देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए गति इतनी अधिक है कि वो स्थिर वेग बनाए नहीं रख सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल के लिए गति की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत है। नेक्स्ट वन, एक लास्ट ऑप्शन बचा डी में देखिए, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसमें लिखा गया है कि गति की दिशा जो है वो प्रत्येक बिंदु पर, देखिए ये वृत्तीय पथ हो गया मान के चलिए, गति अगर वस्तु कर रही है लगातार, तो ये देखिएगा दोस्तों, वृत्तीय पथ पर जो गति होती है, वृत्तीय गति जो होती है, देखिए बात करते हैं, फिगर से समझते हैं। फिगर से समझते हैं, देखिए एक वृत्त हो गया, इस तरीके से गति करेगा। वृत्तीय पथ पर कुछ इस तरीके से गति करेगा। देखिए ध्यान से, सॉरी, आइए देखते हैं। वृत्तीय पथ पे जो गति करेगा कुछ इस तरीके से करेगा। आपका जो दिख रहा है स्पर्श रेखीय गति करता है वृत्त में। वही कह रहा है कि गति की प्रत्येक बिंदु पर, गति की जो दिशा है वो प्रत्येक बिंदु पर बदलेगी। गोल गोल ये जब चक्कर लगाएगा इस गति से, इस तरीके से इसकी दिशा बदलती रहेगी। देखिए जैसे तिरछिन मैंने बनाया हुआ है, सेम उसी तरीके से इसकी गति चलेगी, यानी स्पर्श रेखीय रूप में। ध्यान रखिएगा, स्पर्श रेखीय रूप में इसकी गति चलती है। ध्यान, वृत्तीय पथ पर कोई भी वस्तु गति करता है तो वो उसकी स्पर्श रेखा के रूप में गति करता है, अर्थात इसका वेग हमेशा निरंतर परिवर्तित होता रहेगा। इसलिए इसमें अगर वेग परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण तो कभी शून्य होगा नहीं, और इसका वेग जब शून्य नहीं है तो त्वरण भी शून्य नहीं होगा। क्वेश्चन में यही कहा गया कि त्वरण शून्य नहीं होने से रुकता है, यही कारण है कि इसका त्वरण शून्य नहीं होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, क्या होता है जब एक नैप्थेलिन बॉल जो होती है उसको खुली जगह पर धातु की प्लेट में जला दिया जाए। तो धातु के प्लेट में यदि नैप्थेलिन को जलाया जाएगा तो दोस्तों यहाँ रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है यह धातु की प्लेट पर काले कजली निक्षेप के साथ पीली ज्वाला के साथ जलता है। अगला सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 23 नंबर सवाल में कहा गया, प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों डीएनए होता है आनुवांशिक गुणों का वाहक। डीएनए जो है आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, यानी कि माता पिता के जो लक्षण होते हैं उन्हीं के डीएनए से ही प्रतिकृति में आता है। तो लक्षणों की वंशागति के लिए ही डीएनए जिम्मेदार होता है, वही पॉइंट इसमें कहा गया है। रुधिर परिसंचरण में डीएनए की कोई आवश्यकता नहीं है, न पाचन में इसकी आवश्यकता है, न ही शोषण में आवश्यकता है। तो लक्षणों की वंशागति के लिए ही हम लोगों को डीएनए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्रों को डीएनए यानी कि कणों में वांशिक गुणों का संदेश होता है। जनक से संतति पीढ़ी में ये जाता है, और कोशिका के केंद्र के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण सूचना निहित होती है। बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला सवाल में कहा गया है कि कौन सा जो विकल्प है मछली संवर्धन के लिए इस शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। दोस्तों मछली का पालन ही मछली संवर्धन कहलाता है, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा सी। आइए कुछ अध्ययन को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है सीको का अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक। ये बिल्कुल एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं और लगातार पेपर में आते हैं इसी सवाल। ये VBI पॉइंट है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। ध्वनि विज्ञान को क्या कहते हैं? इकोस्टिक कहा जाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। पंछियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर होता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी होता है। मत्स्य पालन पिसिकल्चर। कौकों का अध्ययन माइकोलॉजी।
शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी होता है, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी होता है। वृक्षम झाड़ियों का अध्ययन जो होता है उसको डेंड्रोलॉजी कहते हैं। सर्पों का अध्ययन ओपियोलॉजी होता है। छिपकलियों का अध्ययन सौरोलॉजी होता है। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन यहाँ पे सिल्वीकल्चर होता है। चलिए दोस्तों, लास्ट सवाल है आज के हम लोग प्रैक्टिस सेशंस का। क्लोरीन का आंशिक परमाणु निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये समस्थानिक जो क्लोरीन के होते हैं इसी की उपस्थिति के कारण इसमें क्लोरीन का आंशिक परमाणु निम्नलिखित में से इसी किसके कारण होता है? तो समस्थानिक जो होते हैं इसी के कारण उसमें होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और इसका PDF आपको मेरे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना ही। थैंक यू।